So this is the question. With reference to Chausat Yogini temple situated near Morena, consider the following statements. It is a circular temple built during the reign of Kachapagha dynasty. ये सही है. It is only circular temple built in India. नहीं, ऐसी बात नहीं, कई सारे circular temples बनाए गए हैं. It was meant to promote the Vaishnava cult in region. नहीं, ये बेसिकली शाक्त और शैव धर्म से रिलेटेड है. Its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. ये सही है. तो फिर हमारा आंसर क्या सही चला जाएगा? एक सही है और 4 सही है. सी इज द आंसर. तो इसमें आपको बस ये बात ध्यान में रखना है कि जो 64 योगिनी की पूजा की पूरी पद्धति है, उसके आधार पर इनके मंदिर बनाए गए हैं. इसका रियल रिश्ता शाक्त धर्म और शैव धर्म से है. इसका वैष्णव धर्म से मूल नाता नहीं है. ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. With reference to Madanapalli of Andhra Pradesh, which one of the following statement is correct? इसमें तो सिंपल है कि रविंद्रनाथ टैगोर translated the national anthem from Bengali to English. That is in 1919. इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है. बस ये बात ध्यान रखने लायक होता है कि हिस्ट्री में आपको एक ट्रेंड ये नजर आएगा कि जहां से क्वेश्चन एक पूछा गया है, वहां से इसके बाद भी आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो रीड द क्वेश्चन पेपर नॉट ओनली टू नो द आंसर बट टू कैच द ट्रेंड. यहां से अब आगे क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसके बारे में एनालिसिस अभी हम नहीं करेंगे. हम बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस करेंगे तब जब हम स्पेशल क्लासेस में इसी मुद्दे को एक बार फिर से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे. अभी मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि मैं आप लोगों को आंसर बता दूं, क्योंकि आपके दिमाग में भी अभी इस बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्कंठा होगी, दिमाग में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर ललक होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में आंसर जान जाऊं. तो मैं अभी आंसर बता देता हूं आपको. Consider the following pairs. Historical place, well known for Burzholm. Burzholm is not known for any rock cut scenes. बेसिकली हिंदुस्तान में पहाड़ियों को काट कर स्ट्रक्चर के निर्माण की शुरुआत मौर्य काल से होती है. बुर्जहोम का भी अपना एक खास तरह का स्ट्रक्चर था जिसको हम पिट ड्वेलिंग कहते हैं. वो मिट्टी को कोड़ के उसके अंदर निवास किया करते थे. एक रेसिडेंशियल सिस्टम था, लेकिन रेसिडेंशियल सिस्टम में वो रॉक कट आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है. और उसके भी पहले आप यदि स्टोन एज में जाकर देखेंगे तो वहां आपको मिलेगी गुफाओं की कहानियां, लेकिन वो सब नेचुरल केव्स थे. रॉक कट के माध्यम से जो शुरुआत होती है वो अशोका के द्वारा होती है, जिसका पीक आपको अजंता एलोरा वगैरह मिलेगा. तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. चंद्रकेतुगढ़ बहुत ही प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है. हिंदुस्तान में आप ये समझ लीजिए कि जितने प्रोमिनेंट साइट्स हैं उनमें से एक जिनका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये प्री मौर्य, मौर्य, पोस्ट मौर्य से लेके पाला डायनेस्टी तक का हिस्ट्री दे रहा है. इसलिए आप यदि उपेंद्र सिंह की बुक देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा एक पेज फोटो के साथ चंद्रकेतुगढ़ के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा. तो इसलिए ये टेराकोटा को लेकर बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है. गणेश्वर, आप यदि पुरानी एनसीईआरटी को भी देखेंगे तो उसमें आपको गणेश्वर का फोटो मिल जाएगा. ये कॉपर
ताम्र संचय, तांबे के भंडार का जगह है। तो इस तरह के क्या हुआ कि 2 और 3 सही हो जाएगा। अब आपको मैं आगे ले चलूं। Consider the following statements. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarizm prince. ये बात सही है कि हिंदुस्तान में चंगेज खान आया था, लेकिन इंडस के पश्चिम तक। बात यह है कि ख्वारिज्म एक बहुत प्रोमिनेंट सेंट्रल एशियन स्टेट हुआ करता था, जहां के शाह को मार दिया था चंगेज खान ने। उसका बेटा जलालुद्दीन मांगबरनी हिंदुस्तान की ओर भाग रहा था, उसको चेज कर रहा था चंगेज खान। जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश के पास आया था शरण मांगने के लिए कि यदि हम और आप दोनों मिल जाएंगे तो इस्लाम की दुनिया पे चंगेज का जो संकट छाया हुआ है, उस संकट का हम निराकरण निकाल सकते हैं। लेकिन इल्तुतमिश एक पॉलिटिकल आदमी था, उसने मांगबरनी को संरक्षण नहीं दिया, क्योंकि पीछे से चंगेज खान की धमकी आ गई थी कि यदि आपने जलालुद्दीन मांगबरनी को संरक्षण दिया तो समझो कि हम आप पर हमला कर देंगे। तो चंगेज खान को इसने प्लीज किया और चंगेज खान फिर उसके बाहर उसके बाद हिंदुस्तान की ओर नहीं आया। तो ये कहानी सही है। इसके बाद फिर आप देखोगे कि It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed the Indus. ये नहीं, तैमूर हिंदुस्तान आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के काफी बाद। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक बना, फिरोज शाह तुगलक के बाद में उसके वंश के और कई लोग सुल्तान बने, और तैमूर लंग के हमले के साथ ही तुगलक डायनेस्टी का अंत होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अंतर है। It was during the reign of Devarai II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. Once again आप क्या देख रहे हो, क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्रोनोलॉजी का मतलब ये भी नहीं होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ष याद रखना जरूरी है, आपको एक कॉन्टेम्परेरीनेस का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये सब नहीं सोचना है कि कौन से साल में और कौन से महीने में और कौन से दिन में कोई बात घटित हुई है। तो यदि आपके दिमाग में स्टोरी क्लियर है और समकालीनता क्लियर है तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर निकाल लोगे। तो अब आप देखो कि यहां पर विजयनगर का राजा है देवराय II। देवराय II से बहुत बाद में आ रहा है वास्को डी गामा। देवराय II संगम डायनेस्टी का है। विजयनगर में 3 डायनेस्टी हुए हैं, संगम, सुलुभ और तुलुभ। जिस समय पोर्तुगीज आ रहे हैं उस समय तुलुभ डायनेस्टी का शासन हो रहा है। तो ऐसे में देवराय II बहुत पीछे का हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन, आंसर इज ए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अब विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दायभाग वाज द सिविल लॉ ऑफ लोअर कास्ट। ऐसा नहीं है, ये लोअर कास्ट अपर कास्ट दोनों के लिए है, इसमें कोई बात नहीं। आंसर इसमें बी बताया जा चुका है। तो अब मैं इस पे दोबारा ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना चाह रहा। अब इधर चल के देखो कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तमाला एंड क्षेमेश्वरा बेयर, ये सब के सब प्ले राइटर्स हैं। इनका और भी दूसरे डायमेंशंस हैं, लेकिन इन्होंने प्ले राइटिंग का काम किया है। जैसे कि आप देखोगे भावभूति ने मालती माधव लिखा है, जिसमें कापालिक लोगों के जीवन की शैली के ऊपर काफी कटाक्ष किया गया है, प्रहसन की शैली में लिखा गया है। प्रहसन का मतलब होता है कि हास्य नाटक होता है वो। अब इसके आगे बढ़िए। विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? तो the Quit India resolution was adopted by the AICC, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बन ही जाना चाहिए। बाकी को आप इसमें इस तरीके से भी देखो कि if you are even bit confused with the dates, then too you can eliminate if you have the clarity of understanding of the subject. सब्जेक्ट थोड़ा भी समझते हो तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे Cripps proposed an Indian union
with full domination status, तो dominion status once the second world war was over. तो क्रिप्स बहुत पहले आया है, क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो यदि आपके दिमाग में स्टोरी क्लियर है तो अपने आप इसे एलिमिनेट कर लेंगे आप। इसके बाद फिर देखोगे कि द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन 7 प्रोविंसेस, ये तो और भी पहले की बात है, 1939 में ही बात हो चुकी है। तो यदि आपके दिमाग में स्टोरी क्लियर है तो अपने आप आंसर निकाल के दे देंगे। इसलिए यदि आप डायरेक्ट आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं इफ यू हैव टेकन द रूट ऑफ द एलिमिनेशन। एलिमिनेट करते हुए आंसर तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत आवश्यक होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 44, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, महात्मा गांधी का है। नॉर्मली यदि आप फैक्चुअली नहीं रहेंगे इन्फॉर्म्ड तो हो सकता है सरोजिनी नायडू बना दें, लेकिन ये महात्मा गांधी है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको तब जब मैं आपके सामने स्पेशल क्लासेस के दौरान इसका डिस्क्रिप्शन लेकर आऊंगा। अभी एक सीरीज है, हमारे साथ कई और सारे टीचर्स होंगे जिन्हें कि अपना आंसर बताना है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। With reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेडिवल इंडिया में पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के दौर में आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर ज्यादा इवॉल्व नजर आएगा मुगल पीरियड में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सूबा का सिस्टम नहीं था। यहाँ पर कहानी है कि नीचे से यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, ब्लॉक, ब्लॉक इज इक्वल टू परगना, फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू सरकार, देन प्रांत, प्रांत इज इक्वल टू सूबा। तो जैसे हम कहते हैं ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रांत माने प्रोविंस, वैसे यहां पर है परगना, सरकार और सूबा। तो आंसर इज ए। ये तो ये जब पूरा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत है। अब हम इधर देखें कि who among the following was associated as secretary with Hindu female school which later came to be known as Bethune female school? ये बैथून एक ऐसा व्यक्ति है जिसका के नाम वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा लिया जाता है 19वीं सेंचुरी के मिड में। उनके साथ में एसोसिएटेड थे ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर बेसिकली पहले शिक्षक हुआ करते थे और फिर सोशल रिफॉर्मर भी थे। सोशल रिफॉर्मर के अंदर इनका नाम 2 बातों के लिए विशेष रूप से लिया जाता है। एक है वुमेन चाइल्ड के, वुमेन में भी चाइल्ड एजुकेशन के लिए, और उसके बाद दूसरा जिसके लिए इनका नाम एसोसिएटेड है वह है विडो रिमैरेज एक्ट के लिए। तो लड़कियों की शिक्षा पे इनका विशेष रूप से कंट्रीब्यूशन था। तो आंसर इज ईश्वरचंद विद्यासागर, सी। अब नेक्स्ट 47, in the context of colonial India, Shah Nawaz Khan, Prem Kumar Sehgal and Gurbakh Singh Dhillon are remembered as leaders of Swadeshi and boycott, nahi. Members of the interim government 1946, not at all. Members of drafting committee in the Constituent Assembly, nahi. Officers of Indian National Army. ये जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई चल रही थी और वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था सिंगापुर में, जहां एक अंतरिम सरकार बनी और उसकी एक सेना बनी, जिसका उद्देश्य यह था कि यह भारत से अंग्रेजों की सत्ता समाप्त करके हिंदुस्तान को आजाद करा दे। लेकिन उस कोशिश में इनको कामयाबी नहीं मिली, इनके फौजियों को अरेस्ट कर लिया गया। सुभाष बाबू मिस्टीरियस कहानी का एक हिस्सा है कि उनका क्या हुआ। लेकिन जब उन सैनिकों को अरेस्ट करके लाया गया था तो ब्रिटिश हुकूमत ने यह तय किया था कि उनके ऊपर मुकदमा लाल किला से चलाया जाएगा। लाल किला से मुकदमा जिनके ऊपर चलाया जाना था उनमें 3 बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स थे, सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज। उसमें हिंदुस्तान भर में नारा गूंज रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता अपने नायकों के खिलाफ इस प्रकार के मुकदमेबाजी और उनके ऊपर राजद्रोह के आरोप के खिलाफ थी। तो नारा गूंज रहा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज। अब देखेंगे इस बार 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने एक मैराथन किया था। उस मैराथन के अंदर मेरा जो लेक्चर खत्म हो रहा है उसके ठीक 10 मिनट पहले आपको ये सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज का वो नारा भी नजर आएगा।
वही सहगल धिल्लो शाहनवाज। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं कि with reference to Indian history, which of the following statements are correct? The Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad. बेसिकली मुगल के डाउनफॉल के बाद हिंदुस्तान में रीजनल स्टेट्स उभर रहे थे, उनमें से जो उनका दक्षिणी हिस्सा था, साउदर्न टेरिटरी था, वहां पर हैदराबाद के निजाम ने एक तरीके से स्वतंत्र शासन की शुरुआत किया, और उसी हैदराबाद के निजाम का एक हिस्सा कर्नाटक के रूप में उभर कर आता है सादतुल्ला खान के नेतृत्व में। तो आपको यह बात समझना चाहिए कि Arcot emerged out of Hyderabad. This is absolutely correct. उसके बाद क्या है, मैसूर किंगडम emerged out of विजयनगर एम्पायर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है इसके ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद रोहेलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। ये गलत बात है। रादर रोहेलखंड के शासक ने अहमद शाह अब्दाली, उसी को हम दुर्रानी भी कहते हैं क्योंकि डायनेस्टी था दुर्रानी, तो दुर्रानी का समर्थन किया था रोहेलखंड ने। ये राज्य तो इमर्ज किया है मुगलों के डिसइंटीग्रेशन से। जब मुगलों का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तो उत्तर प्रदेश में दो राज्य सबसे प्रोमिनेंट हुए हैं, एक रोहेलखंड, दूसरा अवध। तो ये किसके डिसइंटीग्रेशन से निकला है? मुगल के, न कि अहमद शाह अब्दाली के आने के बाद के। ठीक है, तो ये गलत हो जाती है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। आंसर इज 1 and 2, ए इज द आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब which one of the following statement is correct? अजंता केव lie in the jaws of पघौरा रिवर। तो यहां पर आपको बस एक बात बता देता हूं कि आंसर तो बिल्कुल सिंपल ए है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने के लायक बात बचती नहीं है। दिस इज द आंसर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हिस्ट्री का ट्रेंड है। जब भी कभी कोई भी आर्किटेक्चरल या स्कल्पचरल या पेंटिंग या किसी और तरीके से महत्वपूर्ण आर्ट सेंटर्स को पढ़ते हैं, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि इसके पहले भी यूपीएससी वाले ये ट्रेंड दिखा चुके हैं 2 बार कि वो कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी पहाड़ी के किनारे है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये मिक्सिंग द कल्चर विद ज्योग्राफी, बिकॉज कि आपके सिलेबस में ज्योग्राफी भी है, आपके सिलेबस में कल्चर भी है, और वो दोनों को मिक्स कर देंगे। इस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप अजंता की पेंटिंग के ऊपर पीएचडी भी करके चले जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाएंगे। इफ यू विल रीड द सब्जेक्ट्स इन अ डिवोर्स्ड स्टेट ऑफ माइंड, तो फिर आपका आंसर ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इज ए। अब अगला पॉइंट क्या है? विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड क्वी पर्टेन टू। ये बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेजेस है। अब आपको हिंदुस्तान के ट्राइबल लैंग्वेजेस का एक लिस्ट बना लेना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना आगे से और ज्यादा बढ़ गई, समझिए। आंसर इज डी, ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री क्वेश्चंस आंसर की।